हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अति लघु प्रश्न बताने वाला हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उसके बारे में बताया था, और सारे क्वेश्चन हमने लगभग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। लगभग 250 से ऊपर क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं 267 क्वेश्चन थे। और हमारा जो ये सब्जेक्ट है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज हम इसमें अति लघु प्रश्न करने वाले हैं। जितने भी राजन सीरीज में हैं सारे क्वेश्चन करेंगे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, मे भी शायद बहुत लेंथी हो जाए, तो इसीलिए आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। और मैं आपसे कह सकता हूं कि इसमें से 70% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र। आंसर है तक्षशिला और नालंदा। मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य, एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना। भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? इसका है वुड के घोषणा पत्र को। उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? उपनयन संस्कार का अर्थ है शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई? 2009 में। शिक्षा का निस्पंदन सिद्धांत किसने दिया? मैकाले ने। प्लेटो की कोई दो प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए, द रिपब्लिक और द लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना के दो उद्देश्य। विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना। भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? आंसर है राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्था। शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही शिक्षा है। शिक्षा के दो उद्देश्य, बालक का शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास। ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वे समस्त बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हैं, ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो प्रमुख आंदोलन के नाम लिखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो और नमक सत्याग्रह। पर्यावरण संरक्षण के कोई दो उपाय, जल संचयन एवं वृक्षारोपण। किन्हीं चार नैतिक मूल्य, सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता तथा मैत्री। सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता तथा मैत्री। वैदिक काल में विद्याध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था? तो सामान्यतः शिक्षा सत्र की अवधि एक वर्ष में 4.5 अथवा 5 मास की होती थी। विद्याध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष मास की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जन समारोह में खत्म होता था। विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर समावर्तन संस्कार होता था। डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? डॉक्टर आर के मुखर्जी के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणी शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि मौखिक थी। इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। हुमायूंनामा किसने लिखा था? बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, जो कि एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। गुलबदन बेगम याद रखना है आपको। अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है, जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। शिक्षा के माध्यम की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? अरस्तू का है। ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? यह शेक्सपियर का है। शरीर, मस्तिष्क और आत्मा, इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह कथन किसने कहा? यह कथन महात्मा गांधी जी का था। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? आत्माभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास।
अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी स्थितियों, परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक हैं? मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा का माध्यम क्या है? पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित प्रणाली है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा है। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। साविद्या या विमुक्ति का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहा गया है? यह शिक्षा गुरु के घर या कुल में प्राप्त होती थी, इस कारण इसे गुरुकुल शिक्षा कहते हैं। प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को स्नातक कहते थे। किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी व सामाजिक वातावरण बताए हैं? जॉन ड्यूवी ने। मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक बालक को शिक्षा का केंद्र मानते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? ड्यूवी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। किसने कहा है शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने शिक्षा को त्रिमुखी माना है? त्रिमुखी ड्यूवी ने माना है। बात ध्यान रखनी है, द्विमुखी एडम्स और त्रिमुखी ड्यूवी। चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन रॉस का है। शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है। शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति के तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन प्लेटो का है। समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? यह कथन रेमंड का है। शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है? यह कथन पेस्टोलॉजी का है। पौधों का विकास कृषि के द्वारा एवं मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? यह कथन लॉक का है। शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी का। मानव जीवन के कौन से 2 पक्ष हैं? प्रथम शारीरिक, द्वितीय सामाजिक और सांस्कृतिक। यानी कि शारीरिक और सामाजिक और सांस्कृतिक 2 पक्ष हैं। विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है शिक्षा मनुष्य को पाश्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाने का कार्य करती है? यह कथन अरस्तू का है। इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक एडम्स हैं। जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के 2 आधारभूत स्तंभ कौन से बताए हैं? जॉन एडम्स ने शिक्षा प्रक्रिया के अध्यापक व छात्र 2 आधारभूत स्तंभ बताए हैं। शिक्षा की प्रक्रिया में समाज का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन ड्यूवी का है। यह कथन किसका है कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं? यह कथन फ्रॉबेल का है। यह कथन किसका है? शिक्षा आंतरिक जीवन एवं बाह्य संसार के मध्य समन्वय स्थापित करने की प्रक्रिया है। यह कथन हर्बर्ट स्पेंसर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि शिक्षा व्यक्ति की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है, जिससे वह परम सत्य, शिव और सुंदर के चिंतन का आनंद उठा सके? यह कथन अरस्तू का है। छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास कैसे किया जाता है? पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से। जीवन की भांति शिक्षा का उद्देश्य भी व्यक्तित्व का उन्नयन है। यह कथन किसका है? रॉस का। एजुकेशनल वैल्यूज़ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एजुकेशनल वैल्यूज़ नामक पुस्तक के लेखक प्रोफेसर बागले हैं। सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य किसने माना है? सामाजिक कुशलता का विकास शिक्षा का उद्देश्य जॉन ड्यूवी ने माना है। समाज सेवा से ही आत्मा का विकास होता है। यह कथन किसका है? रस्क का। वैयक्तिकता का विकास सिर्फ सामाजिक वातावरण में ही होता है। यह कथन किसका है? यह कथन नन का है। व्यक्तित्व की व्याख्या सिर्फ सामाजिक संदर्भ में ही की जा सकती है। यह कथन किसका है? यह कथन जे.एम. बॉल्डविन का है।
शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः यह कल्पना ही नहीं की जा सकती कि उद्देश्य विहीन है। यह कथन किसका है? यह कथन रिवलिन का है। समाज व्यक्ति से श्रेष्ठ है। यह कथन किसका है? यह कथन हेगले का है। प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप वैयक्तिक था। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व देता हूँ, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मनुष्य आवश्यक रूप से एक सामाजिक प्राणी है। यह कथन किसका है? यह कथन महात्मा गांधी का है। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थन कौन है? शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्यों के समर्थक टी.पी. नन है। जो विचार जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों, उन्हें ही शिक्षा की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है कि संगमरमर के पत्थर के लिए जो महत्व मूर्तिकार का है, वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है? एडिसन ने। बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य विकास या उन्नति है। यह किस दार्शनिक ने कहा? यह जॉन ड्यूवी ने कहा। जॉन ड्यूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी? जॉन ड्यूवी ने डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक लिखी है। शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है। यह किस दार्शनिक ने कहा? यह हर्बर्ट ने कहा है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से किसमें आस्था रही है? भारतीय संस्कृति की प्राचीन काल से वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रही है। शिक्षा व आर्थिक मूल्य नामक पुस्तक किसने लिखी? यह पुस्तक प्रोफेसर बागले ने लिखी है। शिक्षा वह प्रक्रिया है जो मानव को पार्श्विक प्रवृत्तियों से ऊंचा उठाती है। यह किस दार्शनिक ने कहा? यह अरस्तू ने कहा। शिक्षा का मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बालकों का चारित्रिक विकास करना। मानव के समस्त कार्य किसके अधीन होते हैं? मानव के सभी कार्य मूल प्रवृत्तियों के अधीन होते हैं। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता किस पर निर्भर करती है? किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता शैक्षिक स्तर पर निर्भर करती है। शिक्षा का प्रमुख दायित्व क्या है? शिक्षा का प्रमुख दायित्व राष्ट्र निर्माण करना है। मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन क्या है? मनुष्य के लिए शिक्षा की सबसे बड़ी देन है आत्मनिर्भर बनाना। किसने कहा कि सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीमे के रूप में होना चाहिए? महात्मा गांधी ने। व्यावसायिक प्रशिक्षण मानव के दृष्टिकोण को संकुचित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन वी.डी. भाटिया का है। किसने कहा ज्ञान ही पवित्रता है? सुकरात ने। यह कथन किसका है कि ज्ञान ही शक्ति है? यह अरस्तु का है। ज्ञान प्रगति है। यह कथन दिया था सोफिस्टों ने। किसने बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष बताए हैं? बौद्धिक प्रशिक्षण के 2 पक्ष कमेनियस ने बताए हैं। ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। ये जॉन एडम्स ने कहा। केवल ज्ञानी परमात्मा ही पृथ्वी पर सबसे व्यर्थ का अभद्र मनुष्य होता है। यह कथन किसने कहा? शेक्सपियर का। ज्ञान पर बल देने से विद्यालय ज्ञान की दुकान व शिक्षक सूचना विक्रेता बन जाते हैं। यह कथन किसका है? व्हाइट हेड का। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? एडम्स का। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइएगा। मुस्लिम शिक्षा के प्रमुख केंद्र आगरा, दिल्ली, जौनपुर, बीदर, लाहौर, अजमेर, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा, मालवा, जालंधर और मुल्तान आदि थे। प्राथमिक शिक्षा का प्रथम आयोग किसे कहा जाता है? हंटर कमीशन को। श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1911 में अपना विधेयक प्रस्तुत किया था। जिस व्यक्ति को सच्चा ज्ञान है वह सद्गुणी के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? यह कथन सुकरात का है। यही क्वेश्चन हमारा अभी ऊपर भी आया था और यहाँ पर इन्होंने अलग क्वेश्चन लिखा। यहाँ लिख रखा है इन्होंने एडम्स का और यहाँ लिख रखा है सुकरात का। अजीब दास्तां है ये। शिक्षा का उद्देश्य है अपने छात्रों को राज्य, देश व ईश्वर के प्रति वफादार बनाना। यह कथन किसका है? गांधी जी का। प्लेटो ने नागरिकों को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया? प्लेटो ने नागरिकों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया। वह शिक्षा किस काम की जो भविष्य के लिए वर्तमान का बलिदान कर देती है? यह कथन किसका है? रूसो का है। मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता, सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं। यह कथन किसका है? स्पेंसर का। चरित्र की स्थापना करना विद्यालय शिक्षा व अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी का। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को अच्छे आचरण की शिक्षा देना है। यह कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का। नैतिकता सिखाई नहीं जा सकती किंतु बीमारी की तरह उसे केवल पकड़ा जा सकता है। यह कथन किसका है? स्टारबक का।
शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का संतुलित, स्वाभाविक व प्रगतिशील विकास है। यह कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का। यह कथन किसका है कि शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण मानव विकास है? पेंटर का। आदर्शवाद के अनुसार किस जगत का महत्वपूर्ण स्थान है? आध्यात्मिक जगत का। आदर्शवाद के अनुसार ब्रह्मांड की रचना किस शक्ति से हुई? आध्यात्मिक शक्ति द्वारा हुई है। किस दार्शनिकों ने सत्यम शिवम सुंदरम को जीवन के शाश्वत मूल्यों या आदर्शों के रूप में व्यक्त किया है? प्लेटो ने। आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा किसे महत्व दिया गया है? आदर्शवादी दर्शन में वस्तु की अपेक्षा विचारों को महत्व दिया गया है। प्रश्न विधि के जनक कौन है? सुकरात। संवाद विधि के जनक कौन है? प्लेटो। निगमन एवं आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु। निर्देशन विधि के जनक कौन है? हर्बर्ट। तर्क विधि के जनक कौन है? हीगल। खेल विधि के जनक कौन है? फ्राबेल। अभ्यास एवं आवृत्ति विधि के जनक कौन है? पेस्टोलॉजी। किस दार्शनिक ने कहा है कि अध्यापक सही चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है? जेंटिल ने। आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति। प्रयोजनवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालक का समाजीकरण करना। प्रोजेक्टिव मेथड की खोज किसने की? किलपैट्रिक ने। अनुशासन के 4 तत्व किस दर्शन में बताए हैं? प्रयोजनवाद में। ड्यूवी के अनुसार शिक्षा सामाजिक प्रक्रिया है, इसका साधन बताइए। ड्यूवी शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया मानता है। बालक की शिक्षा हेतु विद्यालय आवश्यक होता है। ड्यूवी इसे सामाजिक वातावरण कहता है। शिक्षा का एक उद्देश्य वातावरण के साथ अनुकूल करना है। इस संबंध में ड्यूवी के विचार लिखिए। शिक्षा की प्रक्रिया अनुकूलन की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका प्रत्येक अवस्था में उद्देश्य विकास की बढ़ती हुई क्षमता प्रदान करना होता है। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य क्या है? फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शरीर और आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा का द्वितीय उद्देश्य क्या है? द्वितीय उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी एकता पहचान ले। इसलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित आंतरिक अविच्छिन्नता को समझ ले। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया था? फ्रॉबेल ने वर्ष 1805 में शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1839 में उसने एक विद्यालय खोला जिसका नाम उसने बालोद्यान अथवा किंडरगार्टन रखा। 1805 में आरंभ किया और 1839 में विद्यालय खोल दिया था। वह कहता है कि हमें अपने बच्चों के लिए जीवित रहना चाहिए। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य बताइए। फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षण का उद्देश्य मनुष्य में निहित शक्तियों का निरंतर विकास करना है, ना कि उसको और अधिक ज्ञान प्राप्त करना। मोंटेसरी पद्धति का सिद्धांत क्या है? मोंटेसरी का कथन है जब एक शरीर है, बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को न हमें कुरूप बनाना चाहिए और न ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का क्रम के अनुसार विकास हो। आदर्शवादी शिक्षा की कितनी विधियां हैं? आदर्शवादी शिक्षा की 8 विधियां हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है? प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षा का आधार मूल प्रवृत्तियां हैं। प्रकृतिवाद ने सीखने की किस विधि को जन्म दिया है? ह्यूरिस्टिक विधि। प्रकृतिवाद ने ज्ञान प्राप्ति के लिए किसने आवश्यक माना है? प्रकृतिवाद ने ज्ञान के लिए इंद्रियों को आवश्यक माना है। प्रकृतिवाद ने किसके महत्व को अस्वीकार किया है? प्रकृतिवाद ने आत्मा और परमात्मा के महत्व को अस्वीकार किया है। प्रकृतिवाद के कितने रूप बताए गए हैं? प्रकृतिवाद के 3 रूप बताए गए हैं। प्रयोजनवाद किसे सर्वोच्च स्थान देता है? प्रयोजनवाद क्रिया को सर्वोच्च स्थान देता है। प्रयोजनवाद किस सत्ता को स्वीकार नहीं करता? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कसौटी क्या है? प्रयोजनवाद के अनुसार किसी भी सिद्धांत की कटौती उसकी उपयोगिता है। प्रयोजनवाद किस प्रकार के शासन पर बल देता है? प्रयोजनवाद प्रजातंत्रीय शासन पर बल देता है। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। किस दर्शन को अर्थ, क्रियावाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अनुभववाद, प्रयोजनवाद के नाम से जाना जाता है? प्रयोजनवाद। किस दार्शनिक के अनुसार प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव एक मनोवृत्ति है? जेम्स। प्रयोजनवाद के अनुसार सर्वोच्च सत्ता किसकी होती है? समाज की। प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक। मोंटेसरी ने प्रमुख रूप से किन बच्चों का शिक्षा पर ध्यान दिया? मानसिक मंद बालक। जनसंचार से आप क्या समझते हैं? सामान्यतः जनसंचार के साधन से तात्पर्य ऐसे अभिकरण से है जिनके प्रयोग से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं
स्पष्टीकरण, प्रश्न आदि दूर दराज के क्षेत्रों में लगभग प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाए। सामाजिक परिवर्तन की एक परिभाषा दीजिए। गिलिन और गिलिन का अभिमत है, सामाजिक परिवर्तन जीवन की मानी हुई रीतियों में से होने वाले बदलावों को कहा जाता है, चाहे वह बदलाव भौतिक दशाओं अथवा सांस्कृतिक साधनों अथवा जनसंख्या की रचना अथवा सिद्धांतों के बदलाव अथवा प्रसार में अथवा समुद्र के अंतर ही आविष्कारों के परिणाम स्वरूप हुए हों। एनसीटीई से संबंधित उत्तर प्रदेश का कार्य कहाँ होता है? दिल्ली में। बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय गांधी जी ने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा की कल्पना की थी। आज उसे विश्वविद्यालय स्तर पर फाउंडेशन कोर्स कहा जाता है। इसकी पृष्ठभूमि में गांधी जी की बुनियादी शिक्षा यानी बेसिक शिक्षा से था। उनका मानना था कि बालक शिक्षा प्राप्त करते समय भी व्यवसाय परक भी बने, जीविका उपार्जन करना भी सीखे। छात्र छात्राओं में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंचार साधन हैं? पहला, विचारों का प्रस्तुतिकरण लाइव वीडियो द्वारा। दूसरा, समाचार पत्रों द्वारा। जल संचयन का मूल सिद्धांत क्या है? जल को एकत्रित करना तथा जल को संचित करके भविष्य की मांग को पूरा करना। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया? विद्या, ज्ञानबोध और विनय से। बालिका शिक्षा का आशय बताइए। शिक्षा हर मनुष्य के लिए अत्यंत अनिवार्य घटक है। बिना शिक्षा के मनुष्य पशु समान है। प्राचीन काल में नारी के लिए शिक्षा का प्रबंध था, पर स्थिति बहुत शोचनीय थी। अब बदलते समय में भी नारी पुरुषों के समान शिक्षित हो रही है। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। उच्चतर शिक्षा के लिए व्यापक अवसर प्रदान करना और शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना। विद्यालय तथा समुदाय के घनिष्ठ संबंध पर कोई परिभाषा लिखिए। विद्यालय समाज के चरित्र का सुधार करने का साधन है। वह सुधार सामाजिक उन्नति की दिशा में है या नहीं, यह विद्यालय के संचालकों के विचारों एवं आदर्शों पर निर्भर रहता है। मोंटेसरी पद्धति का व्यक्तित्व के विकास में सिद्धांत बताइए। मोंटेसरी का कथन है, बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए, उनकी अवहेलना अथवा उपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। विद्यालय का वातावरण स्वतंत्र होना चाहिए। और मोंटेसरी पद्धति में लिखना कैसे सिखाया जाता है? मोंटेसरी पद्धति में बालक को लिखना सिखाया जाता है तो उससे 3 कार्य करवाए जाते हैं। लेखनी पकड़ने का अभ्यास, अक्षरों के स्वरूप का ज्ञान तथा अक्षरों का उच्चारण। ये 3 हैं जो मोंटेसरी पद्धति में ज़्यादातर प्रारंभ में कराए जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, मोंटेसरी पद्धति के अनुसार पढ़ना कैसे सिखाया जाता है? मोंटेसरी पद्धति में बालक को पढ़ना सिखाने हेतु शिक्षिका किसी परिचित वस्तु को मेज पर रख देती है। जब बालक को और श्यामपट्ट पर उसका नाम लिख देती है। फिर बालक को उस शब्द को बार बार पढ़ाया जाता है। शब्दों का पढ़ना आ जाने के बाद बालक को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा तथा समाज में क्या संबंध है? व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसे समाज की परिस्थितियों के अनुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध किया जाना चाहिए। शिक्षा का प्रबंध इस तरह किया जाना चाहिए कि व्यक्ति अपने समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। मोंटेसरी पद्धति के अनुसार ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण सिद्धांत क्या है? मोंटेसरी कहती है कि 7 वर्ष की आयु तक बालकों की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। गिजुभाई के शिक्षक के संबंध में क्या विचार हैं? गिजुभाई का शिक्षक के संबंध में मत था कि शिक्षक ही बालकों का मार्गदर्शक है और उसका प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। गांधी जी द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? इसका उत्तर है बुनियादी शिक्षा। प्लेटो ने शिक्षा के संबंध में क्या लिखा है? शिक्षा प्रथम एवं श्रेष्ठतम वस्तु है जिसे सर्वोत्तम मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। एमिल किसकी रचना है? रूसो की। निषेधात्मक शिक्षा का क्या तात्पर्य है? इसका प्रतिपादन कौन है? रूसो प्रकृतिवादी विचारक था और उसकी शिक्षा निषेधात्मक थी। वह 12 वर्ष की आयु तक बालक को औपचारिक शिक्षा देने के पक्ष में नहीं था। रूसो ने अनुशासन के किन 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया? रूसो ने अनुशासन के 2 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, स्वतंत्रता का सिद्धांत और प्रकृति परिणाम द्वारा अनुशासन का सिद्धांत।
प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से क्या तात्पर्य है? प्राकृतिक परिणाम द्वारा अनुशासित होने से तात्पर्य है कि प्रकृति हमें अच्छे कार्यों हेतु पुरस्कृत और बुरे कामों के लिए दंडित करती है। ड्यूवी के अनुसार शिक्षक क्या है? ड्यूवी के अनुसार एक शिक्षक बच्चे की एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉबेल ने अपना विद्यालय किस वर्ष आरंभ किया जिसका नाम बालोद्यान या किंडरगार्टन था? इसका उत्तर मैंने भी आपको बताया था 1839 में। मोंटेसरी ने अपने शिक्षण सिद्धांतों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, भाषा और गणित की शिक्षा। कोठारी आयोग ने शैक्षिक विद्यालयों के संबंध में क्या लिखा है? कभी कभी इस बात की ओर पूर्ण रूपेण ध्यान नहीं दिया जाता कि इस समय देश के विभिन्न भागों में शैक्षिक विकासों में भारी असंतुलन मौजूद है। एक राज्य और दूसरे राज्य के विकासों में भारी अंतर दिखाई देता है। एक जिले एवं दूसरे जिले के विकास में भी बड़ा अंतर दिखाई देता है। शैक्षणिक विषमता का एक कारण निर्धनता भी है। कैसे? शिक्षा के अवसरों की विषमता का एक कारण यह है कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग निर्धन या बहुत थोड़ा भाग धनी है। एक निर्धन व्यक्ति का बालक किसी शैक्षणिक संस्थान के निकट होते हुए भी वह अवसर प्राप्त नहीं कर पाता जो एक धनी व्यक्ति के बालक को शिक्षा संस्थान से दूर होने पर भी मिल जाता है। शिक्षा के व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है? जनता एवं देश की खुशहाली तभी पूर्ण हो सकेगी जब हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की हो कि वह कुशल तथा व्यवहारिक नागरिकों का निर्माण करे, पढ़े लिखे बेकार नागरिकों का निर्माण नहीं। बचपन छीनता बाल श्रम पर टिप्पणी कीजिए। सरकार एवं संविधान ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसी आधार पर निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं, किंतु निश्चित रूप से पारिवारिक स्थिति अनिवार्य बाल शिक्षा में बाधक है। पारिवारिक परिस्थितियां बाल श्रम को विवश करती हैं। बाल श्रम के कारण बच्चे का बचपन छिन जाता है। जिस उम्र में उन्हें पुष्प के समान विकसित होना चाहिए, उस उम्र में बाल श्रम के कारण उनकी इच्छाएं, मनोकामनाएं समाप्त हो जाती हैं और बच्चों का बचपन छिन जाता है। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ लिखिए। जनसंख्या में अबाध गति से वृद्धि के फलस्वरूप मानव जीवन के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक पक्षों पर पड़ने वाले कुप्रभावों के प्रति जागरूक तथा समाधानों के विषय में वैचारिक क्रांति की शैक्षिक व्यवस्था ही जनसंख्या शिक्षा कहलाती है। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ती है। राष्ट्रीय प्रगति के लिए, आर्थिक विकास के लिए, मानव संसाधन कुशलता के लिए, परिवार नियंत्रण कार्यक्रमों की सफलता के लिए, परिवार नियोजन के लिए और योजनाओं की सफलता के लिए। एनसीईआरटी ने कितने मूल्यों को स्वीकार किया है? एनसीईआरटी ने कुल 83 मूल्यों को सूचीबद्ध किया है। शिक्षा द्वारा समाज का विकास किस प्रकार संभव है? शिक्षा समाज के विकास का कार्य करती है, अतः यदि किसी समाज का विकास किया जाना हो तो वहाँ शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की जानी चाहिए। शिक्षा का एक कार्य यह है कि यह मनुष्य को यह सिखाए कि व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सार्वजनिक हितों को प्राथमिकता या प्रधानता दी जानी चाहिए। समाज का प्रमुख शैक्षणिक कार्य लिखिए। समाज बालकों हेतु शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है। उन संस्थानों को चलाने के लिए उनको वित्तीय सहायता करता है। समाज शारीरिक विकास के लिए क्या करता है? समाज अपने सदस्यों के शारीरिक विकास हेतु खेलकूद के साधनों का प्रबंध करता है। समाज बालकों के व्यायाम हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण कराता है। परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। घर पर ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: हवादार घर, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए? परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र पहेलियाँ, शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए? इस संबंध में गिजुभाई का कथन देखिए। हमारे घरों में ऐसी खूंटियाँ कहाँ हैं जिन तक बालकों के हाथ पहुँच सकें। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती है, उसकी ओर हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है?
व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। किसका कथन है? शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। रविंद्रनाथ टैगोर का। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता क्या है? बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों पर बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन उत्संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास। जॉन ड्यूवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया? जॉन ड्यूवी ने शिक्षा के दो आधार हैं, मनोवैज्ञानिक आधार और सामाजिक आधार। योजना विधि के जनक कौन है? इस विधि के सोपानों को बताइए। योजना विधि के जनक किलपैट्रिक हैं। यह जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार हैं। क्रिया का समस्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, समस्या, सामान्य समाधान, परीक्षण एवं प्रयोग। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है? मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में है। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एनसीईआरटी का पूरा नाम बताइए। अच्छा, ये एससीईआरटी है और एक एनसीईआरटी है। जो एससीईआरटी है उसमें केवल राज्य आना है और जो एनसीईआरटी है उसमें राष्ट्रीय आना है। पर इतना फर्क है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष में हुआ? 1981 में। और एनसीईआरटी कहाँ पर है? दिल्ली में है, नई दिल्ली में। बीआरसी का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक संसाधन केंद्र। घर की परिवार के मूल्यों के विकास की भूमिका बताइए। घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा गया है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की अनुकृति है। बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन कौन से जनसंधार साधन हैं? आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं जनसंचार साधन हैं। राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। राष्ट्रीय एकता का आशय है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइएगा। भाषा विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रकृति में सहायक, सामाजिक प्रकृति में सहायक और राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है अंतर्राष्ट्रीयता एक भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं है वरन विश्व का नागरिक भी है। बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? महात्मा गांधी। मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषताएं: कर्मेंद्रियों की शिक्षा और ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? करके सीखना, अनुभव से सीखना और सह संबंध विधि। पंचपदी प्रणाली के जनक कौन है? स्पेंसर। खेल विधि के जनक फ्रॉबेल। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रॉबेल। मानव की शिक्षा पुस्तक के रचयिता फ्रॉबेल। किस शिक्षा शास्त्री ने अपनी शिक्षा प्रणाली में विद्यालयों को बाल भवन कहा है? गिजुभाई बधेगा। जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष लागू किया गया? 1969। यानी कि 1969 में जनसंख्या शिक्षा को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा को निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क उपलब्ध कराना किस योजना का तात्पर्य है? शिक्षा का सार्वभौमिक कर शिक्षा को प्रत्येक बालक तक पहुंचाना है। एक निश्चित आयु स्तर से कम आयु स्तर के बालकों से घरेलू कार्य कराना कहलाता है बाल श्रम। परिवार, समाज, राज्य एवं जनसंचार माध्यम किसके प्रभावी कारक हैं? शिक्षा। विद्यालयों में सभी को एक साथ रखना, सबके साथ समान व्यवहार करना व सभी के बीच एकता बनाए रखना क्या कहलाता है? शैक्षिक अवसरों की समानता। विद्यालय में सभी के बीच बिना लिंग भेदभाव के कार्य करना क्या कहलाता है? लैंगिक समानता। डाइट का पूरा नाम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। न्याय पंचायत संसाधन केंद्र। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में। राज्य हिंदी संस्थान कहाँ है? वाराणसी में।
आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद में। बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत मठ में प्रवेश के पूर्व कौन सा संस्कार होता था? प्रवज्ञा संस्कार। शिक्षा के किस उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के उच्चतम विकास अथवा आत्मज्ञान पर बल दिया जाता है? आदर्शवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह शिक्षा जिसमें किसी पाठ्यक्रम, विद्यालय तथा वातावरण की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृतिवाद। विद्यालय प्रकृति की गोद में स्वतंत्र एवं खुले वातावरण में हो, यह विचार किसने दिया? रूसो ने। छात्रों को गतिविधि या उदाहरण के माध्यम से पाठ पढ़ाते समय ही व्याकरण शिक्षण सहजता से पढ़ाने की वकालत किसने की? जॉन ड्यूवी। सच्ची शिक्षा वही है जो छात्रों में व्यक्तित्व का विकास कर उनमें आत्मज्ञान, नागरिक दायित्व, जनतंत्र में आस्था, अहिंसा, एकता व भाईचारा जैसी भावनाओं को उत्पन्न करती है। यह विचार किसका है? महात्मा गांधी का। वैदिक साहित्य में शिक्षा शब्द का प्रयोग किन अर्थों में किया गया है? विद्या, ज्ञान, बोध और विजय के रूप में किया गया है। बौद्धकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मोक्ष था। शिक्षा में प्रयोजनवाद के जन्मदाता कौन है? विलियम जेम्स। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। यह कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। बालकों को बाल देवो बहु की संज्ञा किसने दी? गिजुभाई ने। मोंटेसरी की शिक्षण विधि कितने भागों में विभाजित है? कर्मेंद्रियों की शिक्षा, ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा, पढ़ने लिखने व गणित की शिक्षा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम कब पारित किया गया? 4 अगस्त 2009 को। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनसंख्या नीति से तात्पर्य है आर्थिक, सामाजिक, जनांकीकी, राजनीतिक आधार पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जो कार्यक्रम बनाए गए हैं उनका मापन करना। जल प्रदूषण दूर करने के 2 उपाय लिखिए। जल प्रदूषण रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। शहर तथा गांव की नालियों में बहने वाले हानिकारक गंदे पदार्थों को नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। नदियों के निकट गंदे बर्तन व मरीजों के कपड़े नहीं धोने चाहिए। नदियों में मृत पशुओं को बहाने पर रोक लगानी चाहिए। नदी तथा तालाब में पशुओं को नहलाने तथा वाहनों को धोने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण नियम कब लागू किया गया? 1986 में। भूमंडलीय ताप वृद्धि किसे कहते हैं? सामान्यतः भूमंडलीय ताप वृद्धि का आशय पृथ्वी के ताप से क्रमशः आने वाली वृद्धि से है। बालिका शिक्षा की 2 प्रमुख समस्याएं लिखिए। शैक्षिक अवसरों की समानता की समस्या और कन्याओं की शिक्षा के प्रति उचित दृष्टिकोण का अभाव। किन्हीं 4 मानवीय मूल्यों का उल्लेख कीजिए। सच्चाई, सत्यनिष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, दया भाव। फ्रॉबेल द्वारा किस शिक्षण विधि का प्रतिपादन किया गया? किंडरगार्टन। टैगोर को किस धारणा में विश्वास था? टैगोर को सत्यम, शिवम, अद्वैत की धारणा में विश्वास था। उन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च मानव माना। वे अद्वैतवादी थे। फ्रॉबेल की किन्हीं 2 प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। फ्रॉबेल की प्रमुख रचना एजुकेशन ऑफ मैन एंड दूसरी प्रमुख रचना मदर एंड प्ले सॉन्ग्स है। जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं। जनसंख्या शिक्षा 2 शब्दों से मिलकर बनी है। जनसंख्या एवं शिक्षा, अर्थात जिस शिक्षा में जनसंख्या का ज्ञान निहित होता है उसे जनसंख्या शिक्षा कहते हैं। जनसंख्या शिक्षा को समझाने हेतु इसकी परिभाषा को समझना आवश्यक है जो निम्नलिखित है। राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश के अनुसार यह एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों विशेषकर छात्र छात्राओं को विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश तथा क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनांकीकी के प्रमुख तत्वों, जनसंख्या एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक व सामाजिक विकासों इत्यादि की जानकारी दी जा सकती है। यूनेस्को के अनुसार जनसंख्या शिक्षा को संख्यात्मक पहलू के रूप में अथवा अधिक महत्वपूर्ण संस्थाओं के निबंध के रूप में ही नहीं जानना चाहिए। इसे जनसंख्या के गुणात्मक पक्ष एवं मानव स्रोत विकास के संबंध में जानना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ वर्तमान तथा भावी परिवार के कल्याण, आर्थिक संपन्नता तथा राष्ट्रीय जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता करना है। दूरस्थ शिक्षा की कोई 2 विशेषता लिखिए। यह पद्धति आमने सामने बैठकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न है। इस पद्धति में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए रेडियो, दूरदर्शन, वीसीआर, सीडी प्लेयर, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि का प्रयोग किया जा सकता है।
अनौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य लिखिए। अनौपचारिक शिक्षा जीवन से संबंधित वे अनुभव हैं जिन्हें हम बिना किसी व्यवस्थित प्रयास, संस्था एवं साधन के स्वाभाविक स्थिति से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। इसकी ना तो कोई निश्चित योजना होती है और ना ही कोई निश्चित नियमावली। यह बालक के आचरण का रूपांतरण है, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। मल्टीमीडिया क्या है? आधुनिक समय में मल्टीमीडिया वास्तव में सूचनाओं के आदान प्रदान को बेहतर बनाने हेतु आधुनिकतम तकनीकी के प्रयोग का सूचक है। व इसमें डिजिटल वीडियो, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D एनिमेशन, इंटरनेट कंटेंट, इंटरैक्टिव कार्यक्रम आदि विधाओं का उपयोग भी समाहित रहता है। स्पष्ट है कि मल्टीमीडिया वस्तुतः विभिन्न प्रकार के माध्यमों का एक उपयोगी संयोजन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में मल्टीमीडिया अत्यंत सफल सिद्ध हुआ है। बौद्धकालीन शिक्षा की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। संघ। संघ बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। संघ में प्रविष्ट होने पर मनुष्य श्रमण बन जाता था। श्रमण के अलावा संघों में और किसी को शिक्षा प्रदान नहीं की जा सकती थी। संघ में प्रवेश लेने के विशेष नियम थे। संघ में प्रविष्ट होने को प्रवज्जा कहते थे। इसका अर्थ है बाहर जाना, अर्थात भावी भिक्षु परिवार से विलग होकर बाहर आकर बौद्ध संघ में मिल रहा है। उसकी आयु 8 से 12 वर्ष के मध्य होती थी। 20 वर्ष की आयु में उपसंपदा संस्कार होता था। इसके फलस्वरूप भिक्षु संघ का पूर्ण रूपेण सदस्य बन जाता था। गुरु और शिष्य संबंध। गुरु एवं शिष्यों के बीच बड़े घनिष्ठ एवं मधुर संबंध हुआ करते थे। दोनों का जीवन सादा तथा निकट का होता था। गुरु शिष्यों की शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुसार उनका विकास करता था। इस युग में गुरु शिष्य का मठ से निष्कासन कर सकता था। जब गुरु यह पाता है कि कोई शिक्षा पर्याप्त मात्रा में उसे सम्मान नहीं दे रहा है कोई शिष्य, तो वह अपने अध्ययन के प्रति जागरूक नहीं है, तो वह उसका निष्कासन कर दिया करता था। यदि कोई गुरु किन्हीं कारणों से संघ से बाहर हो जाता था तो उसके शिष्यों को भी संघ से बाहर ले जाना पड़ता था। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम लिखिए। आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो, डेकार्ट, स्पिनोजा तथा हीगल हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम लिखिए। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और इनका जन्म कलकत्ता में 1863 में हुआ था। टैगोर ने शांति निकेतन विद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की? टैगोर ने 1990 में बोलपुर में 1990 में बोलपुर में शांति निकेतन की स्थापना की थी। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य बताइए। जनसंख्या शिक्षा के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। आर्थिक प्रगति एवं स्वास्थ्य शिक्षा, आवास, आहार एवं जीवन की अन्य आवश्यकताओं के उच्च स्तर को उपलब्धि सहित जीवन की वर्तमान और भावी गुणवत्ता के लिए आवश्यक जनसंख्या की विशेषताओं के महत्व की अनुभूति करना। दूसरा है छोटे परिवारों को जिनमें परिवार के प्रत्येक सदस्य को उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की संभावना रहती है, प्रशंसात्मक दृष्टि से देखना। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ बताइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन, हवा एवं जल गंदा या दूषित हो जाए तथा हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, वातावरणीय अथवा पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाती है। बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? बुनियादी शिक्षा का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। प्लेटो द्वारा संस्थापित संस्था का नाम क्या है? क्या नाम था? एकेडमी। राज्य से क्या तात्पर्य है या अभिप्राय है? आई.एल. कैंडिल के अनुसार राज्य की परिभाषा एक सुसंगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में दी जा सकती है जिसके साथ सरकार होती है तथा इसे लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। पाठशाला को बाग, शिशु को पौधा और शिक्षक को माली कहने वाले विचारक का नाम लिखिए। फ्रॉबेल। प्रयोजनवाद किसमें आस्था नहीं रखता है? प्रयोजनवाद ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखता है। शिक्षण विधि के जनक कौन है? सुकरात। प्रकृतिवाद को दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं? भौतिकवाद। फ्रॉबेल ने किंडरगार्टन कब प्रारंभ किया? 1839। समाज के प्रमुख कार्य लिखिए। समाज बालकों के लिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना करता है, उन संस्थानों को चलाने के लिए उनकी वित्तीय सहायता करता है। मूल्य का अर्थ लिखिए। मूल्य शब्द का शब्दकोशीय अर्थ है व्यक्ति या किसी वस्तु का ऐसा गुण जिसके कारण वह महत्वपूर्ण, सम्माननीय अथवा उपयोगी सिद्ध हो जाए। बाल अपराध के प्रमुख बिंदु कितने प्रकार के होते हैं? गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, उचित वातावरण का ना मिलना, जागरूकता आदि। कलकत्ता मदरसा किस सन में खुला? 1781 में
प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा खोला गया। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? सन 1791 में जोनायाल डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। मैकॉले ने अपना विवरण कब प्रस्तुत किया? 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ने अपना विवरण प्रस्तुत किया। वुड घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने शिक्षा नीति कब घोषित की? वुड के घोषणा पत्र के आधार पर कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को अपनी शिक्षा नीति घोषित की। 19 जुलाई 1854। निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों में किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया? आयु का कोई बंधन नहीं होता। शिक्षा के वैयक्तिक और सामाजिक उद्देश्यों का समन्वय आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा व्यक्ति की खुशी का और राज्य कल्याण के लिए है। यह कथन किसका है? प्लेटो का। प्राथमिक शिक्षा कब प्रारंभ होती है? 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जॉन ड्यूवी ने कहा है, शिक्षा में अध्यापक विद्यार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, इसलिए शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की परिभाषा लिखिए। गांधी जी ने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य की संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से किस विधि द्वारा शिक्षा दी जाती है? परिवार में बच्चों को मुख्य रूप से कहानी कथन द्वारा शिक्षा दी जाती है। प्रयोजनवादी शिक्षा के 2 उद्देश्य लिखिए। पूर्व निश्चित उद्देश्यों का विरोध और नवीन मूल्यों का निर्धारण। बुनियादी शिक्षा के जन्मदाता कौन है? महात्मा गांधी। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर मोरिया मॉन्टेसरी का जन्म 31 अगस्त 1870 में चियारा वेली, इटली में हुआ था। समाज की एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समाज व्यवहारों एवं प्रतिक्रियाओं के अधिकार एवं पारस्परिक सहयोग की अनेक समूह और विभागों की मानव व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वाधीनताओं की एक व्यवस्था है। शिक्षा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों को लिखिए। परिवार, समाज, राज्य, जनसंचार। शिक्षा के सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आशय विभेद रहित शिक्षा से है। संविधान की धारा 29(2) में देश में सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। बाल श्रम से क्या अभिप्राय है? जो श्रम 14 वर्ष से कम बालकों द्वारा किया जाता है वह बाल श्रम कहलाता है। वायु प्रदूषण के मुख्य रूप से कितने स्रोत माने गए हैं? प्राकृतिक स्रोत और मानव स्रोत 2 स्रोत माने गए हैं। जल संरक्षण से क्या अभिप्राय है? जल संरक्षण से तात्पर्य जल के संसाधनों पर नियंत्रण रखना तथा उनका विकास करना है। यह संरक्षण सतही तथा भूमि के अंदर के दोनों ही प्रकार के जल का करना होता है तथा जल के प्रदूषण पर भी नियंत्रण रखना होता है। प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? प्राचीन काल में 2 वेद के ज्ञाता को वसु कहते थे और 3 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? 3 वेद के ज्ञाता को रुद्र कहते थे। 4 वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? 4 वेद के ज्ञाता को आदित्य कहा जाता था। वैदिक शिक्षा में 5 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद जब गुरुकुल में प्रवेश लेता था तब कौन सा संस्कार किया जाता था? उसे बोलते हैं। वैदिक काल में जब 5 वर्ष पूर्ण करने के बाद गुरुकुल में प्रवेश के समय चूड़ाकर्म संस्कार किया जाता था। वैदिक काल में गुरुकुल में प्रवेश के लिए भेजते समय कौन सा संस्कार होता था? वैदिक काल में उपनयन संस्कार किया जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने 291 प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं ये अच्छे से पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और दोबारा शांत मन से कान में ईयरफोन लगा करके भी आप सुन सकते हैं। आप वीडियो नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना ईयरफोन लगाइएगा और कान में लगा करके लेट जाइएगा। आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने पढ़ के बताए हैं। इससे पहले हमने एमसीक्यू बता दिए थे सारे और अगली वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि लगभग सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ आपको मिलने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।